हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू रिस्टार्ट। आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स जो आपने 9th में पढ़े हैं। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मास नंबर क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, फॉर्मूला कैसे बनते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से, बहुत सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर यू स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में घुसने के पहले ये बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाय द वे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आइए शुरू करते हैं। आपने आपके 9th के टेक्स्ट बुक में ये चार्ट जरूर देखा है ना। मेटालिक आयन बताए हैं, नॉन मेटालिक आयन है, पॉली एटमिक आयन्स हैं। ये आपको याद करने हैं, इनके ऊपर का चार्ज आपको याद करना है, इनकी वैलेंसी याद करनी है, तब जाके आप कंपाउंड बना पाते हो। कैसे बनाते हैं कंपाउंड? क्रिस क्रॉस मेथड को फॉलो करके। तो ये सारी बातें, वैलेंसी क्या है, क्रिस क्रॉस क्या है, वैलेंसी को याद कैसे करना है, वैलेंसी को याद करने का मैंने तरीका, एक टेक्निक मेमोराइजेशन की आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में तो बताई थी। आज वाले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे एंड वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पूरा मजा आएगा कंसेप्ट का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाय द वे, 1 to 20 एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट का मैंने आपको पूछा कि एटॉमिक नंबर 15 क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है, तो ये चीजें आपको बताने आनी चाहिए। तो 1 to 20 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 हमें याद होने चाहिए। कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। आइए 1 to 10 पहले बताता हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सर इसको याद कैसे करें? गाना गाना पड़ेगा मेरे साथ साथ गाना। हाय हेलो, हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय मतलब हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, BBC बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे, फ्लोरीन, नाइट, नियॉन। सिंपल। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये हो गया 1 to 10 एलिमेंट्स, याद कर लो, सिंपल बात है। 11 to 20 की बात करते हैं तो आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 11 to 20 याद कैसे करें? साथ साथ में बोलना, दोहराना मेरे साथ। ना मांगो आलू से, ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ना इज सोडियम, मांगो, मैग्नीशियम, आलू, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, पेप्सी, फॉस्फोरस, सोडा, सल्फर, कोला, क्लोरीन और आर्गन। काजू इज पोटेशियम एंड कतली इज कैल्शियम। ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। हाय हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। सिंपल सिंपल बातें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। नोट डाउन की भी जरूरत नहीं, मुझे तो लगता है ऐसे ही आप इसको 2-3 बार याद करोगे, पूरा लर्न हो जाएगा। 1 to 20 एलिमेंट्स हमारे लर्न हो गए, है ना। अच्छा, अब मुद्दे पे आते हैं। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। एंड मैटर जो है वो किसका बनता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स। मैटर का सबसे छोटे से छोटा टुकड़ा क्या है? एटम है। एटम के बारे में हमें कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या फिर उसके कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे बेसिक चीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं? बाय राइटिंग Z। इसको मैं याद कैसे करता हूं? मुझे भी कंफ्यूजन होता है, अरे एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, कैसे याद करना है? नंबर है ना, एटॉमिक नंबर का N, उसको मैं टेढ़ा कर दूं तो बन जाता है Z। मैं इसको ऐसे याद करता हूं, एटॉमिक नंबर का N को किया टेढ़ा, बन गया Z। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z, उसका सिंबल है। उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपको पता है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, एक और चीज होती है न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। एंड न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को हम प्लेस करने वाले हैं। सिंपल बेसिक बात तो हमें पता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास कितना प्रोटॉन? एक ही प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन। बाय द वे, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। एक और बात, एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बेसिकली न्यूट्रल मतलब क्या? इसके पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम कहां रखेंगे? शेल में। ये अपना शेल आ गया, शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस ईच अदर।
प्लस माइनस बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, एंड हमारा जो एटम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, कार्बन का लेते हैं, ध्यान से सुनना, समझ रहे हो ना। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन। अच्छा, 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने रखा। सर 2 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे भी एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, वो कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, देख रहे हो? यस। पहले शेल में 2 रखे, कितने बचे, 4 बचे। दूसरे शेल में हमने 4 रखे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनना, हमने पहले में 2 रखे, दूसरे में 4 रखे, हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया, 2 and 4। इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में इस तरह से 2, 4। एंड ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स, डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर अरेंज्ड इन द शेल्स। सिंपल बात, 2, 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। आपको एक और बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है, मानते ही नहीं है, हट, इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। एटम का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। एंड न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो मुझे मिलता है एटॉमिक मास नंबर, कितना है, 6 + 6 12। उसको मैं डिनोट करता हूं ए से, एटॉमिक मास नंबर ए। इसका कितना है, कार्बन का कितना है, 12 है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं मास नंबर को? इट इज द सम मतलब एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो यहां पे हमने 3 बेसिक चीजें समझी। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन शेल्स। एंड मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सिंपल बात, कहानी समझ में आई? नंबर का सिंबल क्या रहेगा, Z रहेगा, एटॉमिक मास का A रहेगा। इतना समझ में आया? अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो हमने लिया एक बेसिक एटम, ध्यान से सुनिएगा, मजेदार चीज है। ये उसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते हैं मतलब क्या, होते ही हैं। एंड बाहर उसके होगा शेल में इलेक्ट्रॉन हम भरने वाले हैं। कैसे भरेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द शेल होल्ड, पहले में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, ये कैसा पता चलेगा? यूजिंग द जनरल फॉर्मूला 2n²। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब ये पहला शेल है, पहले वाले शेल का नाम क्या है, के शेल। के शेल के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, 2 × n क्या रहेगा सर, पहला शेल है, फर्स्ट शेल, n क्या रहेगा, 1। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, आप 11th में पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 2 × n कितना है, 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमें फॉर्मूला से क्या पता चला, पहले शेल की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते। दूसरा शेल लेते हैं, ठीक है, 2 भर दिए, के शेल के अंदर 2 हो गए। दूसरा शेल हमने लिया एल शेल, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो n का क्या वैल्यू क्या रहेगा, सेकंड शेल है तो n रहेगा 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। मैक्सिमम कैपेसिटी सेकंड शेल की 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। तीसरा शेल लेते हैं, एम शेल, KLMNOPQ, 7 शेल हो सकते हैं मैक्सिमम, 7 से ज्यादा नहीं होते। उसके पीछे भी रीजन है, बताऊंगा, अभी बताऊंगा, डोंट वरी, अगले वीडियो में नहीं, आज ही बता के जाऊंगा। एम शेल में n क्या रहेगा, 3 रहेगा ना, तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 9 कितना हो गया, 18 हो गया। m शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 हो गई। एंड फोर्थ शेल तक हम बात करते हैं, n शेल, तो यहाँ पे 2 × 4 रहेगा। n शेल, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16 इज इक्वल टू 32। फोर्थ शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 32। यहां तक की बातें आपको समझ में तो आई है, पहले का 2, दूसरे का 8, तीसरे का 18, चौथे का 32। अब 7 शेल्स क्यों होते हैं मैक्सिमम, 7 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? आपको बताता हूं, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा है या देखा है, उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं,
7 हॉरिजॉन्टल रोज, उनको बोलते हैं पीरियड्स। पहले पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं उनमें एक शेल होता है, दूसरे पीरियड में जो आते हैं उनके पास 2 शेल होते हैं, तीसरे पीरियड में 3 शेल, चौथे पीरियड में 4, पांचवें में 5 शेल, छठे में 6 शेल, सातवें में 7 शेल। 7 ही पीरियड हैं तो 7 ही शेल होते हैं, उससे ज्यादा शेल नहीं होते। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? चलो न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 7। एटॉमिक नंबर 17 तो प्रोटॉन नंबर भी 17 हो गया। इसके पास 18 न्यूट्रॉन्स भी है, तो मास नंबर कितना होगा? 17 + 18 कितना हो गया? 35। एक्चुअल मास जो हम बोलते हैं क्लोरीन का वो 35.5। वो 0.5 क्यों आता है ये भी आप पढ़ोगे आगे जाके, चाहिए तो मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में, लेकिन आज एटॉमिक मास नंबर की बात करूं तो यहां पे 35 आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे? 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो पहले शेल में 2 आ गए, मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो गई और भर नहीं सकते, तो हम दूसरे शेल में जाएंगे। यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है सेकंड शेल की? 8 की है, तो हमने 8 भर दिए, 8 से ज्यादा नहीं जाएंगे। अब कितने बचे? 2 + 8 10 और 7 बचे हैं, तो तीसरे शेल में हम 7 भर देंगे इस तरह से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे? 2, 8, 7। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप यहां पे समझते हो, बिफोर मेकिंग एनी केमिकल फॉर्मूला आपको उसकी वैलेंसी समझनी चाहिए, एलिमेंट की या फिर पॉलीएटॉमिक आयन की। तो वैलेंसी क्या होती है और कहां से आती है ये हमें समझना है, तो इसके पहले हमें नोबल गैसेस के बारे में समझना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या खास बात है। फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? कमेंट्स में बताना इफ आई एम गोइंग फास्ट। रिकॉर्ड करते करते लगता है फास्ट जाता हूं, लेकिन बाद में जब सुनता हूं तो लगता है इतना स्लो बोल रहा हूं यार। एनीवे, आई थिंक पेसिंग तो ठीक ही है, समझते जाना साथ साथ, ठीक है। नोबल गैसेस की कहानी ऐसी है ना, सुनिए। हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। मास नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पास एक शेल है, के शेल, उसमें हमने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इस तरह से। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको हीलियम? के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में 2, बस और कुछ नहीं। मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो चुकी है, तो हम क्या बोलते हैं कि डुप्लेट इज कंप्लीट। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हीलियम स्टेबल हो चुका है, अब उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, क्या हीलियम को कोई इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा? क्या इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा? नहीं। इसको किसी से कोई भी तरह का लेना देना नहीं है, ये हो चुका है स्टेबल। इसका जो शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो चुकी है, वो सेटिस्फाई हो चुका है, अब वो शांत बैठेगा। इनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। इनर्ट मतलब जो रिएक्शन नहीं दिखाते, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैस, नोबल गैस। एक और एग्जांपल नियॉन का लेते हैं, एटॉमिक नंबर 10। तो इसके न्यूक्लियस में आपको 10 प्रोटॉन मिलते हैं, 10 न्यूट्रॉन मिलते हैं, मास नंबर हो जाता है 20। 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पहले वाले में 2, के शेल फुल हो गया, 8 बचे, तो दूसरे शेल में, एल शेल में हमने 8 भरे, इसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो गई, एल शेल की 8 की है ना, फिल हो गई। हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं? 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, हम बोलते हैं ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टोपस सुना है आपने? ऑक्ट मतलब क्या? 8। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नियॉन भी स्टेबल हो गया। अब इसको भी किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस की कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर रिएक्शन दिखाने की क्षमता 0 है। इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, इनकी जो वैलेंसी है वो 0 है। ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते नहीं, किसी से लेते नहीं, शेयरिंग भी नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे। ये होते हैं नोबल गैस। ठीक है, तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी नोबल गैस की तरह स्टेबल होना है। कहानी वही है, पूरा जो खेल है ना वैलेंसी का, यही है। बाकी एलिमेंट्स को भी स्टेबल होना है, किसकी तरह? नोबल गैस की तरह। उनको भी क्या बनाना है? या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट, बाकी के एलिमेंट्स को। तो इसी कंसेप्ट पे आइए 1 to 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी को समझते हैं। ठीक है,
फर्स्ट पीरियड की बात करता हूं, आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर फर्स्ट पीरियड में कौन आता है, हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। तो हाइड्रोजन की तो हमने ऑलरेडी बात की है, फिर से एक बार फटाफट कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें आपको 1 प्रोटॉन मिलता है, न्यूट्रॉन नहीं मिलता, एक शेल रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बात खत्म, इतना ही एटम है। इसको अगर डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्या है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डुप्लेट। क्या बात सही है? तो ये भाई साहब क्या कर सकते हैं पता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। इट कैन शेयर, लूज और गेन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लूज भी कर सकते हैं। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन, है ना। पूरा ऐसा कपड़े उतार दिए उसके, नंगा कर दिया, सिर्फ प्रोटॉन लेके घूम रहा है वो, उसको हम प्रोटॉन ही बोलते हैं, H+ कैटायन प्रोटॉन। या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है एंड H- बन के भी घूम सकता है। इसको बोलते हैं हाइड्राइड एनायन। H- मतलब हाइड्राइड का एनायन। ठीक है, बात समझ में आई? तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, इसकी वैलेंसी है 1। सारा खेल एक इलेक्ट्रॉन का है तो वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वैलेंसी इज 1। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। उसी तरह हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल इज फुल। अब इसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, डुप्लेट कंप्लीट है, ना ये गेन करेगा, ना लूज करेगा, ना शेयर करेगा, कुछ नहीं करेगा, वैलेंसी इज 0। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड। अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे, आई होप कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना। हीलियम हमारी नोबल गैस है। अभी एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड की बात करें तो यहां लिथियम से लेके हम नियोन तक की बात करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर अपना आ गया 3। तो न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और इसके पास 4 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करेंगे, पहले शेल में 2, कितना बचा, 1 बचा, दूसरे शेल में 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 हो गई। अब मुझे बताओ, इसको अगर टेबल करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, खत्म, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। लेकिन जब ये लूज करेगा तब मुझे बताइए क्या होगा, इसके पास 3 प्रोटॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना, तो Li प्लस लिथियम का कैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिथियम का कैटायन, Li प्लस। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है, 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन इज एक्स्ट्रा, इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, एटम विल हैव नेट पॉजिटिव चार्ज, लिथियम का कैटायन Li प्लस। ठीक है, बेरिलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 4, न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, मास नंबर 9 हो गया। 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो पहले शेल में 2 भर दिए, कितने बचे, 2, दूसरे शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 लिख दी। अब मुझे बताइए, इसको स्टेबल होना है तो ये भी क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सबसे आसान तरीका, डुप्लेट बनाएगा। मुझे बताओ, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट नहीं बना सकता, ना ना ना, 6 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। बेरिलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या होगा, Be2+, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेरिलियम का कैटायन बन जाएगा, Be2+ बेरिलियम कैटायन। बातें एकदम धीरे धीरे आराम से बता रहा हूं आपको, ठीक है, एकदम कंसेप्ट समझते जाइए। चलिए बोरॉन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 5, इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 5 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 11 हो गया। अच्छा, बाय द वे सबका मास नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो चलो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते चल रहा हूं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बचे,
सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा सर? हाँ सर, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ना 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 ना, देखिए सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने में ना बहुत एनर्जी लगती है, ऐसे मजाक नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ठीक है पॉसिबल, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ती है लेकिन पॉसिबल है। 3 इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना नॉट इजी, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो बोरॉन क्या करता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाता है। इट विल, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, हर बार भूल जाता हूं बताना, 2,3। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा एंड क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। अब आप बोलोगे सर अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, बोरॉन की ना केमिस्ट्री थोड़ी अलग है, इट इज अ, इसको मैं एक्सेप्शन बोल सकता हूं। बोरॉन की जो केमिस्ट्री वो थोड़ी सी अलग है, आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? खेल अपना अलग ही है। चलो कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर 12। पहले शेल में 2, कितने बचे? 4 बचे। सेकंड शेल में हमने 4 भर दिए। अब मुझे बताओ क्या ये करेगा? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट अटेन नहीं कर सकता? 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, हर बार भूल जाता हूं। इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। वेरी सिंपल, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग बताएगा, वैलेंसी इज 4। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 7, न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 14 हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 5। सेकेंड शेल में 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब ये क्या करेगा? ये इसको रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 की है, 5 है ना, आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो ये गेन भी कर सकता है, सुनिएगा मेरी बात, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। तो आयोनिक बॉन्डिंग भी दिखाएगा और कोवैलेंट बॉन्डिंग भी दिखाता है। इट कैन शेयर और गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब मुझे एक बात बताना, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 7 प्रोटॉन है, 7 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 गेन करेगा तो हाँ 10 इलेक्ट्रॉन। 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा N3-। इसको बोलते हैं नाइट्राइड का एनायन, नाइट्राइड एनायन। 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, नाइट्राइड एनायन N3-। ठीक है, नाइट्रोजन तक समझा? ओके, थोड़ा शांति से समझते हैं। 8 ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, मास नंबर कितना? 16 हो गया। चलिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 6 बचे, तो दूसरे शेल में हम 6 भर देंगे। रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो शेयर कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इट कैन शेयर और गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? O2-, ऑक्साइड एनायन बन जाएगा। चलिए फटाफट फ्लोरीन समझते हैं, एटॉमिक नंबर 9, न्यूक्लियस के अंदर 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास नंबर 19 हो जाएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7। 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो या तो गेन कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर कर लेगा, है ना। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। अगर वो गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? F-, इसको बोलते हैं फ्लोराइड का एनायन, F-, फ्लोराइड एनायन। चलिए लास्ट में नियॉन की बात करेंगे, ये हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 2,8 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इट विल नाइदर शेयर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी हो जाती है 0। तो एक ट्रेंड आप समझिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, लिथियम से लेके नियॉन तक। मुझे बताओ, वैलेंसी पहले पहले बढ़ी, लिथियम की 1, लिथियम के बाद बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, 1 2 3 4। कार्बन के बाद वापस घटी, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, नियॉन का 0। 1 2 3 4, 3 2 1 0, इस तरह से वैलेंसी चेंज हो रही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक नंबर 10 के बीच में बढ़ रही है फिर घट रही है, इस तरह से हमारी वैलेंसी चेंज होती है। चलिए, नियॉन क्या है? नोबल गैस है।
फाइनली बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। इजी है, डोंट वरी, बहुत इजी। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आगे का बहुत ही आसान है। थर्ड शेल की एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होती है, लेकिन ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड शेल में भी अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों सर, मैक्सिमम 18 है ना, आपने सिर्फ 8 भरा तो स्टेबल क्यों हो गया? आप समझोगे ये जब आप ऑर्बिटल समझोगे, जब आप ऑफ-बोर्स प्रिंसिपल समझोगे अगले साल, जब ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ जाएगा ना, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तब आपको ये बातें थोड़ी ज्यादा डिटेल में समझ में आएंगी। अभी सिर्फ थोड़ा इतना याद रखो कि थर्ड पीरियड, थर्ड शेल जो है एम शेल, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, लेकिन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आता है सोडियम 2,8,1। इसको अगर स्टेबल होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। चार्ज कितना आएगा? Na+, सोडियम का कैटायन बन जाएगा। ठीक, मैग्नीशियम की बात करें 2,8,2, इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2, चार्ज क्या आएगा? Mg2+, बराबर वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम की बात करते हैं 2,8,3। अब आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है, लूज नहीं कर सकता है, बोरॉन ने भी नहीं किया था। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसके पीछे रीजन है, आपको बताता हूं। देखिए, बोरॉन में 2 ही शेल है, K और L, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है बोरॉन के केस में। एल्यूमिनियम में 3 शेल है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो यहां पर उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती एंड 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजीली पॉसिबल हो जाता है एल्यूमिनियम के केस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोरॉन छोटा है तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, एल्यूमिनियम बड़ा है, 3 शेल है, तो इलेक्ट्रॉन दूर है, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाता है। ठीक है, कंसेप्ट समझा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी हो गई 3, चार्ज क्या आएगा? Al3+, एल्यूमिनियम कैटायन। सिलिकॉन, हाँ, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता सिलिकॉन के केस में, तो कार्बन की तरह ये भी शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाएगा, वैलेंसी कितनी है? 4 है। फॉस्फोरस 2,8,5, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो फॉस्फोरस का भी एनायन बन जाएगा P3-, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह सल्फर 2,8,6, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। क्लोरीन 2,8,7, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, तो वैलेंसी हो गई 1। एंड लास्ट में बात करेंगे आर्गन की 2,8,8, इसको कोई जरूरत नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंसी इज 0। तो यहां पर भी आपको सेम ट्रेंड दिख रहा है, वैलेंसी बढ़ रही है और घट रही है, 1 2 3 4 3 2 1 0, जस्ट लाइक लिथियम से लेके नियॉन, वैसा ही यहां पे सोडियम से लेके आर्गन का हिसाब है, सेम हिसाब है, वैलेंसी बढ़ती है फिर घटती है। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक एकदम क्लियर है? आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था, हमने बनाए हैं फ्लैश कार्ड वैलेंसी के लिए, केमिकल फॉर्मूले के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। इसका डेमो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है एंड यहीं से आप वैलेंसी को लर्न कर लेना, फटाफट आपका लर्न हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, आप कोई भी टाइप का केमिकल फॉर्मूला इजीली बना पाएंगे। फॉर्मूला बनाते कैसे हैं ये मैं अभी 2 मिनट में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो फिर भी एक बार यहाँ पे हल्का सा डेमो दे देते हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा स्ट्रैटेजी वीडियो वो यहाँ से देख ले। अच्छा, ये वेबसाइट कहाँ है? इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए, अमोनियम, अच्छा इसको डार्क मोड में भी आप डाल सकते हो, काला भी हो जाएगा, सफेद भी हो जाएगा। अमोनियम NH4+, वैलेंसी इज 1। इस तरह खेलते जाना यार। 2 बच्चे बैठे हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने पूछा, मैंने पूछा, सामने वाले ने पूछा, इस तरह खेलते खेलते 10 मिनट में आपका सब लर्न हो जाता है। एल्यूमिनियम चार्ज क्या है? +3, वैलेंसी 3। सिल्वर Ag+, वैलेंसी 1। नाइट्रेट, अच्छा देखा नहीं हमने, चेक किया, हाँ बराबर है। नाइट्रेट NO3-, वैलेंसी 1। कैल्शियम Ca+2, वैलेंसी 2। ब्रोमाइड -, वैलेंसी 1। हाइड्रोजन प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, हाइड्राइड भी बनता है ना, अभी हमने बना के देखा। क्लोराइड -, वैलेंसी 1। बस इस तरह। सल्फेट -2, वैलेंसी 2। इस तरह खेलते जाना है, खेल खेल में हम सब लर्न कर लेंगे। साथ ही साथ आपको फॉर्मूले भी लर्न करने हैं बहुत सारे, तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर होते जाएगी। एंड एक आखिरी चीज अगर बताऊं तो केमिकल रिएक्शन जितने भी आपके चैप्टर में हैं उनकी भी प्रैक्टिस होते जाएगी यहां से। तो बस यही बातें कुछ बतानी थी, इनको संपूर्ण इस्तेमाल करो यार, अलग ही फीचर है, पहले कभी हुआ नहीं है, नया नया मार्केट में आया है। आप लोग पहली बार, आपका जो बैच है वो उनको पहली बार ये सारा
दिया जा रहा है, इतना टेक्नोलॉजिकली हम इसको इजी बना रहे हैं आपके लिए, लर्निंग, मेमोराइजेशन, रिविजन। चलते फिरते कहीं भी बैठे बैठे आप इसको रिवाइज कर सकते हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, घर पे बैठे हो, टॉयलेट से हॉट सीट पे बैठे हो, टॉयलेट नहीं बोलना चाहिए, हॉट सीट पे बैठे हो, कहीं पे भी आप रिवाइज करो, हाथ में तो फोन होता ही आपके, बस स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप करते करते आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आइए तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी है, समझ लेते हैं। तो भाई साहब वैलेंसी क्या होती है, उसको याद कैसे करते हैं, फ्लैश कार्ड को यूज करके हम इसको इजीली मेमोराइज कैसे, लर्न कैसे कर सकते हैं, सब कुछ हमने देखा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो बात आती है कि वैलेंसी का करे क्या, हाउ टू यूज वैलेंसी। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो वही बात हो गई, खाना बनाया और खाया नहीं, है ना। हाउ टू यूज वैलेंसी सीख तो हमने ली, इसका एप्लीकेशन क्या है अभी सुनिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेता हूं, मुझे बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। तो हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हैं, क्रिस एंड क्रॉस। तो यहां पे हमारा कंपाउंड बनते हुए दिखेगा H2 एंड O1। तो O के आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, H2O ये अपना कंपाउंड बन गया। उसी तरह से कार्बन ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है। अब C2O4 मुझे नहीं बनाना है, C2O4 नहीं बनाना है मुझे, जितना छोटा नंबर मिल सके। यहां पे मैं कैंसलेशन कर सकता हूं, 2 1 जा 2 2 जा, कैंसलेशन हो सकता है, मुझे छोटा नंबर मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिस क्रॉस करूंगा, तो मुझे C1O2 मिलता है, C के आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से हम कंपाउंड बनाते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। चलो C एंड H, कार्बन का 4 है, हाइड्रोजन का 1 है, क्रिस एंड क्रॉस क्या बनता है, C1H4, CH4 मीथेन। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा एक और चीज, मैं अगर कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स बनाऊं, साथ साथ में बनाते हैं, आप लोग भी ट्राई करते जाना। चलो कैल्शियम का 2 है, कार्बोनेट का CO3 मतलब कार्बोनेट, पॉली एटॉमिक एनायन है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज होता है 2-, उसकी वैलेंसी होती है 2। क्या यहां पर भी कैंसलेशन पॉसिबल है, यस, 2 1 जा 2 1 जा। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाता है, Ca1 CO3 1, Ca CO3, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, Ca एंड HCO3 बाइकार्बोनेट लिया, बाइकार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -1, माइनस, वैलेंसी होती है 1, कैल्शियम की 2, बाइकार्बोनेट की 1। क्रिस क्रॉस करेंगे तो मुझे बताओ, Ca1 कैल्शियम, HCO3 ट्वाइस, HCO3 2 बार आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, HCO3 ब्रैकेट लगाएंगे एंड उसके बाहर लिखेंगे 2, सिंपल। अच्छा कैल्शियम के साथ हमने सल्फेट लिया, दोनों की वैलेंसी 2 2 है, सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है 2-, जितना चार्ज होता है ना उतनी वैलेंसी, सिंपल हिसाब। कार्बोनेट के ऊपर 2- चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 2 है, HCO3 बाइकार्बोनेट, इसके ऊपर -1 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 1 है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 2 है, सिंपल हिसाब है। ठीक है, चलो तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको मिलता है कासो4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, वेरी सिंपल। अगेन कैल्शियम एंड नाइट्रेट लेते हैं, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, उसकी वैलेंसी 2, नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज, उसकी वैलेंसी 1। यहां पे कोई कटिंग नहीं हो रही है, सीधा सीधा क्रिस क्रॉस करेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट Ca1NO3 ट्वाइस, तो NO3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के आगे 2। एंड लास्टली कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 2, हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है -1, वैलेंसी इज 1, क्रिस क्रॉस किया, Ca1OH ट्वाइस, तो CaOH ब्रैकेट एंड आगे 2। ये हो गया आपका क्रिस क्रॉस मेथड। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वैलेंसी आती कहां से है, उसका मीनिंग क्या है, किस तरह से उसको हमें यूज करना है क्रिस क्रॉस मेथड में, सो दैट हम कोई भी टाइप का कंपाउंड बना पाए। एंड ये वैलेंसीज याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ एग्जांपल्स आपको मैं प्रैक्टिस के लिए यहां पे दे रहा हूं, इनको कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट है, इनमें से अगर कोई आपको समझ में नहीं आया तो लेट मी नो, आई एम श्योर आप इनको तो सॉल्व इजीली कर पाएंगे। ठीक है, फ्लैश कार्ड यूज करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टाटा बाय बाय।